अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? चल गया? चल, अच्छा जी, हमने आगाज करना है आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं जी? क्यों जी? जो वेलफेयर के काम कर रही हो, जनरल पब्लिक के लिए काम कर रही हो, कोई मिसालें आपके जहन में हो? ईदी फाउंडेशन, शौकत खानम, सिलानी नेटवर्क और ये जितने भी हॉस्पिटल ट्रस्ट्स हैं जो रिड्यूस्ड फी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। एंड वन ऑफ योर फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लगता नहीं है वैसे तानू, लेकिन क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती तो हो सकता है इसकी फीस जो आप 5,000 भरते हैं पर पेपर, ये फीस 20-25 हज़ार रुपये पर पेपर होती। ठीक, फिर ये इस तरीके से रीट्स के जरिए जो इंस्टीट्यूट हैं उनके जरिए हो सकता है काम ना कर रही होती। इसके अंडर ही इसके अपने पता नहीं कितना नेटवर्क फैला होता कॉलेजेस का। बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। अच्छा, दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन फिर होगी, एक प्रॉफिट सीकिंग और एक नॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट सीकिंग का क्या काम है? वो उसका मकसद ही क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। और नॉन प्रॉफिट का क्या है? वो थोड़ा जनरल पब्लिक का काम करना, वेलफेयर का काम करना, ये उसका मकसद है। उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपको जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, या तो पब्लिक वेलफेयर में ये ईदी वगैरह इस तरह की चीजें आ जाएंगी। फिर हॉस्पिटल्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो कमाते हैं, मसलन डॉक्टर्स हॉस्पिटल, ये क्या है? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑन अदर हैंड जनरल हॉस्पिटल, ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, तो इस तरह की काम है। अच्छा, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो कौन कौन सी सकती हैं? चंद एक हो सकती हैं। कुछ हो सकती हैं जो कंपनीज के तौर पर काम कर रही हो, कंपनीज फॉर्म अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर हुई हो बाकायदा तौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जरा बड़े लेवल की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। माइट भी ईदी भी हो, आईकैप भी होगा, इसी के अंडर आ रहा होगा। ठीक, फिर उससे छोटे पे आ जाए ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स वगैरह आपको बहुत सारे लिखे हुए मिलते हैं ट्रस्ट, तो वो क्या है? अंडर ट्रस्ट एक्ट हुए होते हैं रजिस्टर्ड। फिर सोसाइटीज वगैरह होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हुई होती हैं, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन जनरली जो क्या कर रही हो, वैल्यू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल दे रही हो, जिसको वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये आ गई छोटी मोटी सी सारी की सारी कैटेगरीज इसके अंदर। जो भी वेलफेयर का काम कर रही है, जो भी पब्लिक के लिए काम कर रही है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम कर रही है, वो क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इनके अंदर
कुछ डिफरेंसेस प्रॉफिट सीकिंग में और नॉन प्रॉफिट सीकिंग के अंदर। हम बनाते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जबकि पैरेलल पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसी के ही मुकाबले में बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट होता है हमारा प्रॉफिट सीकिंग, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी less expenses, profit before tax, tax expenses, profit after tax। ये होता हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मींस अगर साथ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बना लेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। एक साइड पर इनकम्स लिखी जाएंगी, फिर एक्सपेंडिचर्स लिखे जाएंगे, और अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी तो उसको बोलते हैं सरप्लस, बच गया। और अगर इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेट, जिसका स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। फिर यहां पर क्या चीज आती है? नेट प्रॉफिट। यहां पर क्या चीज आ जाती है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। नेट लॉस आ सकता है, इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय लॉस बिफोर टैक्स आ जाए और फिर लॉस आ जाए, तो उसके लॉस को बोल देंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मींस डेफिसिट, जो हमने लिख दिया। हमारे जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर इक्विटी होती है या शेयर कैपिटल होता है, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी पढ़ा। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये चीजें होती हैं, ठीक है जी। इक्विटी रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स वगैरह होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। पैरेलल यहां पर फंड्स होते हैं या नेट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं जी? इधर क्या लफ्ज यूज किया जाता है? इक्विटी। इधर क्या लफ्ज यूज किया जाता है? नेट एसेट। क्या यूज किया जाता है? नेट एसेट। नेट एसेट मीन टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। उसको इक्विटी नहीं बोल सकते हम, इसको इक्विटी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑनर्स को कुछ नहीं जाना। देयर इज नो ऑनर ओवर हियर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑनर नहीं है। इसके ट्रस्टीज जरूर होते हैं। ट्रस्टीज कौन होते हैं? जो मैनेज कर रहे होते हैं। वो कोई सैलरी नहीं ले सकते, वो कोई प्रॉफिट उसमें से निकाल नहीं सकते, वो उसमें से कोई बेनिफिट निकाल नहीं सकते। उनका काम बस वेलफेयर का है, जस्ट उसको रन करने का है। तो इक्विटी के कंपैरिजन में हमारा नेट एसेट आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड फंड्स रिटेन्ड अर्निंग के मुकाबले पर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एक्यूमुलेटेड फंड्स, एक्यूमुलेटेड जनरल फंड रिटेन्ड अर्निंग के मुकाबले पे आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड सरप्लस भी बोल सकते हैं उसको, एक्यूमुलेटेड डेफिसिट लॉसेस की सूरत में बोल सकते हैं, फंड का बैलेंस बोल सकते हैं। मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ नाम होंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इक्विटी की जगह लफ्ज कौन सा है जी? नेट एसेट। तो अब यहां पर क्या आ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स आ जाएगी, जिसमें फंड के अंदर मूवमेंट, जिसके अंदर जनरल फंड्स के अंदर मूवमेंट। जनरल फंड होगा आपका क्या नाम है? रिटेन्ड अर्निंग के मुकाबले जनरल फंड या अनरेस्ट्रिक्टेड फंड इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स, कोई आपने रिजर्व्स क्रिएट करके किसी मकसद के लिए आप रख लेते हैं, ठीक। इधर रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन या ग्रांट का लफ्ज यूज होगा। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, रेस्ट्रिक्टेड ग्रांट।
इधर स्पेसिफिक का लफ्ज यूज हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड, किसी खास मकसद के लिए दिए हुए पैसों को यूटिलाइज करना। मसलन ईदी वाले को ये बंदा उठता है और कहता है कि लो जनाब 25 लाख रुपया ले लें हमसे, और इससे आपने क्या लेनी है, एम्बुलेंसेज लेनी है। ये किसके लिए है, एम्बुलेंस के लिए। अब मकसद भी बता दिया ये किसके लिए है, एम्बुलेंस के लिए। तो ये इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये वाला पैसा किस लिए यूज होगा, एम्बुलेंसेज के लिए। तो वो एक साइड पर करके रख लेंगे, फंड फॉर एम्बुलेंस, रेस्ट्रिक्टेड फंड फॉर एम्बुलेंस, इस तरीके से यूज हो जाएगा। हम लोग प्रॉफिट सीकिंग के अंदर फीस वगैरह लेते हैं, फीस तो इधर भी होती है लेकिन यहाँ पर ज्यादा सब्सक्रिप्शन यूज होती है। आप लोग अक्सर औकात एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, आई कैप को क्या कर रहे होते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना। और बोलो, मजा आता है ना जब एनुअली बेचते हो पैसे। हमसे भी लेते हैं, टेंशन नहीं लेते, हमसे ज्यादा लेते हैं। हमें 20,000 के नजदीक भरना पड़ता है, आपको तो 500,000 भरना पड़ता है, और जो एफसी होते हैं उन्हें 30,000 प्लस भरना पड़ जाता है। तो चार्ट अकाउंटेंट बनकर भी वो जो एक नाम यूज करना होता है ना, हमने ACA जो लिखना होता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं हमें, नहीं तो हम ये लफ्ज यूज नहीं कर सकते। तो ये यहां पर क्या होती है जी, सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है। ये फॉर सर्विसेज होती है, एक फीस होती है, वो सर्विसेज दे रहे हैं हमें। ऑनर या शेयर होल्डर्स होते हैं किसके अंदर, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। और यहां पर क्या होते हैं, पहले बता दिया है, ट्रस्टीज होते हैं या स्पॉन्सर्स होते हैं जो पैसा देते हैं, उसके अगेंस्ट रिवार्ड कुछ नहीं लेते हैं, जस्ट क्या देते हैं, पैसा देते हैं टू रन दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनर्स होते हैं। तो ये चंद एक क्या हो गए आपके डिफरेंसेस हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज आती है जनाब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने क्या करना है, पढ़ना है। यहां पर हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट आईकैप ने एक स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं हम, ASNPO बोल देते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टिव, ASNPO इज एन एप्लीकेबल टू एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ। काफी ज्यादा पढ़ाई थी, 4-5 किस्म की। एक कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, एक ट्रस्ट हैं, एक दूसरी आम छोटी छोटी सी हैं, सोसाइटीज हैं, और बाकी सारी। तो ASNPO लगाना किसके ऊपर जरूरी है, बोलें जी, जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, उसके लिए फॉलो करना जरूरी है, मस्ट है कि वो इसको भी फॉलो करे। ठीक है जी, ये कंपनी लॉ के तहत कंपल्सरी फॉर सच एनपीओज है। इन एडिशन टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ हमारे IFRS भी अप्लाई करेगी वो, और क्या अप्लाई करेगी, ASNPO भी अप्लाई करेगी, दोनों चीजें अप्लाई करेगी। और अगर लड़ाई होगी तो फिर क्या करेगी, दोनों की आपस में लड़ाई होगी तो IFRS भी है और ASNPO भी है, आपस में डिफरेंसेस आ गए, फिर क्या करेंगे, फिर जीत किसकी होगी, बड़ी की चीज जीत होनी चाहिए या छोटे की चीज, बड़े की जीत होती है ना, बड़ा क्या है जी, IFRS है, ठीक है जी, तो बड़ा जीत जाएगा। फिर हम फॉलो किसको करेंगे, NPO other than companies are also recommended to prepare। यहां पर MCQs आ सकते हैं इन चीजों के ऊपर, क्या आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं आपको, कि अगर आपस में क्लैश हो जाएगा तो क्या फॉलो होगा, IFRS फॉलो होंगे। किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है ASNPO, तो NPO एप्लीकेबल किसके ऊपर है, जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, और जो दूसरी हैं उनको क्या किया हुआ हमने,
रिकमेंड किया हुआ है कि वो ये इस्तेमाल करेंगे, कंपल्सरी नहीं हो जाता। ठीक है जी, वो सादा काम कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ था कंपल्सरी, नीचे वाली लाइन थी, हाँ, रिकमेंडेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द AS&PO। और अगर लड़ाई हो जाएगी दोनों में, इनकंसिस्टेंट है, तो फिर हमारे IFRS अप्लाई होंगे। इनके ऊपर आपकी आराम से MCQs बनाए जा सकते हैं इन 2-3 बातों के ऊपर। अच्छा जी, अगली बात जो करते हैं वो हम करते हैं इनकम्स की, कि इनकम्स कौन कौन सी होंगी, फिर आगे बात करेंगे। इनकम्स NPO की कौन कौन सी हो सकती हैं, ये वाली चीज किस किस तरीके से आपकी इनकम आ सकती है, पहले नंबर पर बताओ जी। गवर्नमेंट ने कोई डोनेशन दे दी हो, गवर्नमेंट ने दे दी हो, ठीक है जी, ये इनकम हो जाएगी। और थोड़ी देर पहले बताई थी एक आपकी फेवरेट, नहीं आपकी फेवरेट जो आप हर साल पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन। क्या होगी जी? सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कह सकते हैं इसके अंदर, अक्सर औकात इसके अंदर फंसा लेता है स्टूडेंट्स को, सब्सक्रिप्शन देकर। सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट बनाया जाता है, क्या किया जाता है जी? एक अदद अकाउंट बनाया जाता है सब्सक्रिप्शन का। आपको बुक्स के अंदर इसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेकिन एक्चुअल में यह है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट। क्या है? और अगर हम इसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट बोलेंगे तो फिर हम एंट्री सही कर सकेंगे, और एंट्रीज भी हमें समझ लग जाएंगी। ये रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा इधर क्या लिखना है और इधर क्या लिखना है। रिसीवेबल का लेजर डेटर के बिल्कुल एक जैसा होता है। क्या होता है जी? डेटर। डेटर का अकाउंट पता है ना, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट होता है। अच्छा जी, यहां पर एक बीडी आता है और एक सीडी यहां पर आता है। ये क्या होता है जी? बीडी। बीडी अगर हमारा एरियज में मिल रहे हैं पैसे या रिसीवेबल हैं तो वो बीडी इधर आएगा और सीडी उसका इधर आ जाएगा। और अगर पैसे इन एडवांस में आ चुके हैं, मसलन एक स्टूडेंट उठता है और उसे ख्याल आता है कि यार मेरी पिछले साल की भी सब्सक्रिप्शन रहती है और इस साल की भी रहती है, हालांकि वो पिछले साल की पे कर चुका हुआ है। वो क्या करता है? वो 2 साल की सब्सक्रिप्शन भेज देता है। क्या करता है? 2 साल की सब्सक्रिप्शन भेज। अब भाई क्या कहेगा? मुझसे पैसे वापस ले लो। वो क्या करेगा? एंट्री पास करेगा और रख लेगा केस में, अगले साल के उसके अंदर रख देगा। ठीक है जी, चाहे गलती से हो जाए चाहे इंटेंशनली हो जाए। या अगर वो ऑप्शन दे दे जनाब आप 5 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी भी जमा करवा सकते हैं, और अगर 5 साल की सब्सक्रिप्शन जमा करवाएंगे तो आपको 200 रुपए पर ईयर डिस्काउंट होगा। तो अब क्या हो जाएगी? 5 साल की क्या हो जाएगी? इकट्ठी जमा हो जाएगी। तो अगर इकट्ठी आ जाएगी आई कैप के पास सब्सक्रिप्शन, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसका इन एडवांस हो जाएगा और वो उसकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन सकती है। तो एक बीडी हो सकता है इन एडवांस अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाए तो, और सीडी भी होगा इन एडवांस। डन। एक एंट्री जैसे डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट करते हैं, तो अब क्या एंट्री हो जाएगी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम। डन।
एंट्री समझ लग गई थी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, ये जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, यहां पर इनकम तौर पे। और एक एंट्री आएगी इसकी बैंक या कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट, बिल्कुल डेटर की तरह से, जैसे कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट होता है या बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट होता है। और अगर ये बताएं एक बंदा डिस्क्वालीफाई होता है, उसने 3 साल से पेपर ही नहीं दिए, क्या आई कैप लिखता रहेगा रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट? बोले जी, हर साल लिखता रहेगा ना, पैसे रिसीवेबल बुक करता रहेगा कि स्टूडेंट से पैसे क्या हैं, रिसीवेबल है। और 2-2.5 साल बाद जब उसने डिसकंटिन्यू कर दिया और आई कैप ने डिस्क्वालीफाई कर दिया उसे कि अब तू पेपर नहीं दे सकता, तो फिर क्या एंट्री पास कर देगा? और बोले यस, बैड डेट कर देगा। क्या करेगा? बैड डेट कर देगा कि अब इससे पैसे आने ही नहीं है। बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, पहले इनकम बनाता रहा था, अब क्या कर देगा? एक एक्सपेंस बना देगा, बैड डेट करके कहानी को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। डन? अब बोलो जी, और ठीक है, कोई औखा मसला तो नहीं है। अब इसके अंदर आपकी एक्रूअल प्रीपेमेंट सारी की सारी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक्रूअल प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट सारे का सारा इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट्स। और वो जो हमने एंट्री सीखी थी ना एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की, वो भी सारी की सारी यहां पर आ रही होंगी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमारी अब सर्विसेज आ रही हैं, और सर्विसेज कौन कौन सी हमने ली हैं, इनकम्स कौन कौन सी, डिस्कस कौन सी हो गई है जी? कोई सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन, ये डिस्कस हो गई है जी हमारी। ठीक, एक है फी फॉर सर्विसेज। फी फॉर सर्विसेज, आई कैप कोई सर्विसेज देता है, या ऐसे कह लेते हैं एक है हॉस्पिटल। क्या है? हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के अंदर चेकअप फीस रखी हुई है उन्होंने, कितनी? 100 रुपया। क्या रखी हुई है? 100 रुपया। वैसे जाके चेक करवाएं तो 1500-2000 रुपया डॉक्टर ले देता है प्राइवेटली। अब उन्होंने क्या रखी हुई है? 100 रुपया। ये 100 रुपया किस चीज के अगेंस्ट है? फी फॉर सर्विसेज है या क्या किया हुआ है जी? बोले, फी फॉर सर्विसेज है। डन हो गया? बात समझ लग गई है जी? कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन, कोई बंदा आएगा आके डोनेशन दे देगा। आप लोग कहीं पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, चंदा बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ये क्या है जी? डोनेशन। एक आम जनरल पब्लिक की डोनेशन है। फिर कैसे भी होता है कि जी बड़े बड़े बंदे भी डोनेशन दे देते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, या बाहर से आ जाती है डोनेशन, तो ये क्या है जी? कंट्रीब्यूशन या डोनेशन। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो वो भी क्या होगा? गवर्नमेंट फंडिंग मिल जाएगी। गवर्नमेंट के पास से भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं पैसे? डोनेशन वगैरह गवर्नमेंट के पास से भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग बोल देंगे। और एक आपकी फेवरेट, खाने पीने की जगह। क्या हॉस्पिटल्स के अंदर कैंटीन भी होती है जी? कैंटीन की सेल होगी, कैंटीन की कोई बाइंग की होगी, उन दोनों का नेट करके क्या होगा?
एक उसका एक प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा, तो वो भी किसका होगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। वो एक इनकम होगी, नेट करके वर्किंग करके बनाएंगे, सेल्स में से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे और फिर क्या होगा? आपकी एक अदद प्रॉफिट बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और एक है फंड रेजिंग इवेंट्स वगैरह आप कर लेते हैं। बात क्लियर होगी बच्चों? अब बोलो, ये सारा का सारा भी आसान काम है। अभी क्या है? आसान काम है। अभी हम स्टैंडर्ड के अंदर जेन्युइनली एंटर नहीं हुए। असल मसले मसाइल जो स्टूडेंट्स को पेश आते हैं और बहुत ज़्यादा पेश आते हैं, वो क्या है? उनको स्टैंडर्ड में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है उसका पता ही नहीं, या उन्हें समझ नहीं लगती है। तो ज़रा फोकस करके आपने पढ़ना है स्टैंडर्ड से रिलेटेड बातें। फी फॉर सर्विसेज से रिलेटेड आगे चलते हैं। फी फॉर सर्विसेज के अंदर, किसमें? फी फॉर सर्विसेज में आएगी आपकी छोटी सी बात, और कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। ये फिर यूजुअली है लोअर देन कमर्शियल चार्जेस, जो मैंने 100 रुपया बोला था आपको। क्या बोला था? हॉस्पिटल में 100 रुपया बोला था कि 100 रुपया फीस ले रहे हैं वो। इधर भी 100 रुपया लिखे आया, वाह जी वाह। हेल्थ केयर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 100, जबकि मार्केट में क्या है? 1500 रुपया चार्ज हो रहा है। एक एजुकेशन NPO है, वो 500 रुपया फी बच्चा फीस ले रही है स्कूलिंग की, और ऑन अदर हैंड आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, और जैसे जैसे एलीट टाइप पे चले जाएंगे 15-15 20-20 हज़ार रुपया भी आपको 25-25 हज़ार भी मिलेंगे। लेकिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? सिर्फ एक नोशनल फीस 500 रुपया ले रही है, ताकि वो क्या कर सके, थोड़ी बहुत जो उन्होंने रखे हुए एम्प्लॉयज़ उनकी भी क्या कर सके, सैलरी को मेंटेन कर सके। बस ये आ गई फी फॉर सर्विसेज की डिटेल। कंट्रीब्यूशन या डोनेशन। कंट्रीब्यूशन या डोनेशन के अंदर 3 किस्म की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, लिख लें इसको। कंट्रीब्यूशन डोनेशन के अंदर 3 किस्म की डोनेशन, एक रेस्ट्रिक्टेड, एक एंडोमेंट और एक अनरेस्ट्रिक्टेड। साथ साथ छोटे छोटे से नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स बड़ा कीमती होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स बहुत कीमती होते हैं, बाद में चीज़ें याद करने में आसानी होती है। मैंने तो वैसे बिखरे हुए नोट्स को इकट्ठा कर ही दिया हुआ है ICAP के, जो पूरे चैप्टर के अंदर मुहित होते हैं नोट्स, वो अब 3-4 पेजेस के ऊपर हैं। डोनेशन ओब्लिक कंट्रीब्यूशन, हेडिंग बनाएं कंट्रीब्यूशन ओब्लिक डोनेशन। ये इनकम की कैटेगरीज हो रही हैं। अभी क्या डिस्कस हो रही हैं? इनकम के अंडर कैटेगरीज डिस्कस हो रही हैं। इस वक्त हम इनकम्स पढ़ रहे हैं कि किस किस किस्म की इनकम हो सकती है। पहली कंट्रीब्यूशन या डोनेशन में होती है रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। क्या होती है जी? रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ये रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू एसेट भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विद रिस्पेक्ट टू, मैंने अभी आपको बताई थी एम्बुलेंस की मिसाल। ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एक एसेट है। ऑन अदर हैंड मैं डोनेशन दूं और कहूं जनाब ये आपकी जो अगले पूरे साल की सैलरीज पे करनी है ना आपने, ये उसके लिए है, तो ये क्या हो गई? ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गई? एक्सपेंडिचर हो गई। तो ये भी लिख लें छोटी सी बात। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में बेसिकली पर्पस स्पेसिफाई कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? और ये एक्सटर्नली इंपोज हो सकता है। क्या हो सकता है जी? एक्सटर्नली इंपोज्ड। ये नहीं हो सकता कि जी डोनेशन आए, क्या आए?
डोनेशन आए और फौरी तौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गए, जनाब इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना, वो बंदा बताएगा इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, तो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, अदरवाइज वो रेस्ट्रिक्टेड उस तरीके की नहीं हो सकती, वो कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती। फंड में जाके रेस्ट्रिक्शन एक ट्रांसफर जरूर हो सकती है इंटरनली। इसको जरा समझा दूं मैं, इधर समझाता हूं। मेरे पास पैसा आया 10 मिलियन का, मैं हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ, कितने का? 10 मिलियन का पैसा आया, कंट्रीब्यूशन आया, ये यहां पर अल्टीमेटली आ जाएगा। अब बोलो जी, यहां पर आ जाएगा, यहां से होता हुआ ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में। किसमें? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, सोना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के मुकाबले पर। यहां पर भी 2-3 किस्म के फंड्स होंगे। एक होगा रेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या होगा जी? रेस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, जो बाहर का बंदा जो पैसे देगा वही इसको रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक। दूसरा होगा रेस्ट्रिक्टेड फंड इंटरनली, एक होगा एंडोमेंट फंड, यह भी होगा रेस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नली, और एक होगा जनरल फंड अनरेस्ट्रिक्टेड। मैं थोड़ी सी पहले बात की थी एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड की, कि ये बाहर से ही आ सकती है। क्या आ सकती है? बाहर से ही आ सकती है। तो अगर मेरे पास आ गया 10 मिलियन, ये कहां पर आएगा? यहां पर। इंटरनल रेस्ट्रिक्टेड के अंदर पैसा यहां से डायरेक्टली जंप इन करके इधर नहीं जा सकता। इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड में वो पैसा यहां पर आएगा, यहां से यहां पर आएगा, यहां से इस जगह पर आएगा। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रांसफर होकर कहां पे जाता है? बोलें जी। तो ये रिटेन्ड अर्निंग है। ये क्या है? ये कौन सा कॉलम है? रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। जनरल फंड या अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, ये किसका कॉलम है? बोलो, नाम चेंज करना है। क्या करना है? बस नाम चेंज करना है, यहां के हिसाब से नाम ज़हन में रखना है। अनरेस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड ये कौन सा है? रिटेन्ड अर्निंग के मुकाबले पर है। पैसा यहां पर आएगा, यहां से जरूर रेस्ट्रिक्टेड फंड में ट्रांसफर कर सकते हो कि 3 मिलियन यहां से निकालो और यहां पर ले जाओ। जैसे क्या करते होते हैं हम? ट्रांसफर करते हैं जनरल फंड में। किसमें? जनरल फंड में। बिल्कुल उस तरीके से जनरल फंड में ट्रांसफर करते हो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 1% लेते हो और जनरल फंड में ट्रांसफर कर देते हो। तो आप ऐसे समझ लें कि ये जो है ये जनरल फंड है। रेस्ट्रिक्टेड इंटरनली जो है ये क्या है? जनरल फंड के मुकाबले पर है कि वहां से निकाल के यहां पर आप लेकर आ सकते हैं, पैसा अलग करके रख सकते हैं फॉर खास पर्पस। डन हो गया जी। एक लाइन समझाने के लिए इतनी कहानी की है, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे, चीजें ज्यादा समझ लग जाएंगी। लेकिन नोट कर लो, किस पॉइंट के ऊपर नोट करो? रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के इस पॉइंट के ऊपर नोट करो। एक्सटर्नली इम्पोज्ड लिखो, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नली इम्पोज्ड लिखो, और उसके नीचे लिखो, यही साथ ये वाली बुलेट लिख लो 2.3.1 टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन।
उसमें रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन और साथ लिखो एक्सटर्नली इम्पोज्ड, और फिर ये एग्जांपल जो है थोड़ी सी बना लो कि 10 मिलियन जो आया है वो यहाँ पर पहुँचेगा और इसके अंदर से निकल के रेस्ट्रिक्टेड इंटरनली भी जा सकता है, डायरेक्टली नहीं जा सकता। बेटा जरा मार्कर तो अच्छे वाला ले आना, ये अजीब अजीब सा ही लिख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जज़ाकल्लाह। जी जी 7 क्या 7 प्यारे है, ठीक पे है, अगले सालों के कामों के लिए पड़ा हुआ है। रिटेन अर्निंग क्या है जी, यूटिलाइज होते रहनी है। अब यहाँ पर दी नहीं जा सकती, डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, इस्तेमाल अंदर ही होना है, अपने को इस्तेमाल होना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल करना है ये पैसा। कल को लॉसेज आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे इनकम से, तो क्या होगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्या बात हो रही थी, हाँ अगली टाइप एंडोमेंट क्या होता है। एंडोमेंट का फंड का नाम सुना होगा कोई ना कोई, क्या होता है ये, सुना तो सुना सारा तो लग रहा है। एंडोमेंट फंड है या एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, फंड नहीं कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन आएगी 100 मिलियन किसी बंदे ने दिया, कंट्रीब्यूट किया और उसे कहा कि जनाब ये पैसा तो दे रहा हूं, ये पैसा नहीं यूज कर सकते कहीं पे भी। क्या नहीं यूज कर सकते, ये वाला पैसा नहीं यूज कर सकते, इसे बैंक में रखवाओ, इसे इंटरेस्ट कमाओ, उस इंटरेस्ट को यूज करते रहना। क्या जो पैसा दिया है ये पैसा यूज नहीं कर सकते, इसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके जो उससे अर्निंग होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम जो होगी, उसको जैसे मर्जी यूज कर लेना, इसको नहीं यूज करना। ये पैसा टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली है, करते रखे रखना है, बस मुश्किल हालात के लिए बस रखे रखना है, ये पड़ा रहना है। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन मेंटेन्ड परमानेंटली, मोटी मोटी बात, इससे क्या होना है, परमानेंटली होना है। हाँ, ऑल्दो द कंस्टिट्यूएंट एसेट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वाली बैलेंस जब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई और बंदा भी हो सकता है कि ये लो 50 मिलियन मेरी तरफ से ले लो, ये भी क्या है, रखे रखना है, इसमें से जो इंटरेस्ट कमाओगे ना बैंक में रख के वो यूज कर लेना, ये वाला पैसा नहीं यूज करना। दिस इज द एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। ये क्या जी,
एंडोमेंट साइड पे रखे रखो, उसका पैसा कमाओ, उसको बैंक में लगाओ, वहाँ से इंटरेस्ट कमाओ और इंटरेस्ट कमा कर क्या करो, उसे यूज़ कर लो, जैसे मर्जी यूज़ कर लो। स्टूडेंट्स को देख के यूज़ कर लो या फिर किसी और मकसद के लिए यूज़ कर लो। और ठीक है, हम बड़े शौक में एंडोमेंट क्या करते हैं, ले लेते हैं। वो भी ले लेते हैं जो ज़रूरतमंद नहीं भी होते कि यार मिलता पे, चलो यार हाथ आओ तो सही ना। ज़रा उसका पर्पस देख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिएगा, वो इन्वेस्ट कहाँ पे हुआ हुआ। ठीक है, मैंने नहीं देखा हुआ, मैंने नहीं देखा हुआ, ये वो देखे जिस जो यूज़ कर रहा है, कहानी ख़त्म। उसने देखना है कहाँ से सोर्स, उसका सोर्स कहाँ से बन रहा है, वेदर इट इज़ इंटरेस्ट बेस्ड और इट इज़ नॉट एन इंटरेस्ट बेस्ड। अगर वो इंटरेस्ट बेस्ड है तो फिर अवॉइड करें, मेरी रिक्वेस्ट है, क्या करें, अवॉइड करें। अगर आप वाकई नीडी नहीं है, अगर नीडी है तो अलग बात है, फिर भी अवॉइड करना चाहिए। हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है क्या करने की, अवॉइड करने की। लेकिन देख लेना, हो सकता है वो बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कि हलाल जगह पर इन्वेस्टमेंट हुई, उसके हलाल जगह से इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही हो और वो यूटिलाइज हो रही हो। तो इट्स अप टू यू पीपल। मेरा काम था थोड़ा सा क्या करना, जस्ट पढ़ाते हुए थोड़ा सा गाइडेंस देना। मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की हुई, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की हुई, ना ही मैंने करनी है। जी बेटा, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएं, उसमें से देख लें, उसके अंदर आ रही होगी एंडोमेंट की कंट्रीब्यूशन कहाँ पर इन्वेस्ट हुई है, कहाँ से वो पैसा कमाया जा रहा है। डन, लग गई समझ? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन आया था क्या एंडोमेंट के अंदर कोई कैश की बजाय बिल्डिंग भी दी जा सकती है, जिसको बिल्डिंग को तो नहीं आपने उस तरीके से करना, उससे रेंटल इनकम कमाकर यूटिलाइज करना है। तो ये यस, वो बिल्डिंग को नहीं आपने मकासद के लिए यूज़ करना। ज़्यादातर वो बिल्डिंग वाली कहानी नहीं होगी, ज़्यादातर क्या होगी, कैश वाली कहानी होगी। लेकिन यस, ये एक हलाल ज़रिया है। यार मेरे तो बहन नाल आवाज छड़ना, चल अच्छा नहीं तो ना सी। चलें जी, अनरेस्ट्रिक्टेड, कोई टेंशन ही नहीं, पैसा जो भी आ रहा है आज आने दो जेब में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना है। आप जाएं आप दे देंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड। 100, 200, 300, 1000, 2000 इसके ऊपर तो नहीं कोई ख़ास रेस्ट्रिक्शन लग जानी ना, कि जनाब ये मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ, ये सैलरी चीज़ यूज़ करना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होगी ये अनरेस्ट्रिक्टेड के अंदर आ जाएंगी। इसके ऊपर आपने एग्जाम्पल 2 कर लेनी है। क्या कर लेनी है जी? एग्जाम्पल 2 इज़ योर होमवर्क। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस 3 चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है। देखना क्या है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, और बोले जी बाहर से जिसने पैसे दिए वो लगा रहा है रेस्ट्रिक्शन, या कोई इंटरनली सोचा जा रहा है। अगर जो बाहर से लगा रहा है फिर तो क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अगर बाहर से आ रही है पैसा और कहा जा रहा है मेंटेन करो परमानेंटली, तो क्या हो जाएगी वो, उसका नाम क्या होगा, एंडोमेंट। और अगर कोई ऐसा नहीं है, या पैसा बाहर से आया और इंटरनली लगाने की कोशिश की गई है, तो भी वो क्या होगी, अनरेस्ट्रिक्टेड। इंटरनली लगनी कहां पर जाके है, ट्रांसफर कहां पे जाके होनी है, यहां पर। इसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बोलेंगे, कि इस फंड को यहां से निकाल के यहां पे रख लिया, एप्रोप्रिएट कर लिया, इसको अलग से करके रख लिया। डन, लिख लें अपने पास। इंटरनली ट्रांसफर के ऊपर यहां पर ये 3 को एरो लगा कर लिखें, यहां से इधर जो जा रहा है इसको ऐसे एरो लगाएं और कहें, लिखें एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। क्या लिखें, यहां से इधर एरो लगाएं और क्या लिखें, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स।
एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। एप्रोप्रिएट मीन्स उसको यूटिलाइज किया गया। लें जी, ये कहानी मैंने अब यहाँ तक कर दी है। अब हम थोड़ी सी कहानियाँ करते हैं कि हमें क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है। ठीक है जी, एक सादा सा क्वेश्चन पकड़ते हैं और उस सादे से क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, एक छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब टाइप। क्या होगा जी, फलाना क्लब, टिमकाना क्लब, सीवीयू क्लब, ये वो क्लब 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 के नाम आपको मिल रहे होंगे। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रा बड़े वाली आ जाएगी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बन रही होगी। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट भी बन रहा होगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो हर एक के अंदर बनती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह बन रहा होगा। अब हमें कोई ना कोई क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आना है। कौन सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन ढूंढ लूँ या आसान सा क्वेश्चन ढूंढ लूँ? और उसके अंदर जब नाम मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम्स के नाम आएंगे तो तब मैं बाकी की चीज़ों के नाम साथ साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी बिल्कुल टू स्टार्ट विद ये 3 4 5 चीज़ें मुझे बतानी थी। कोई क्वेश्चन रखा हुआ मैंने यहाँ पे या नहीं रखा हुआ? नहीं रखा हुआ। चलें जी, लें जी, ये वाला क्वेश्चन पिक करते हैं। मुश्किल है या आसान है, आधे घंटे में कोशिश करते हैं इसको करने की। तरीकाकार इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का, इस तरह का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर एक अदद बैंक अकाउंट की समरी मिल रही है। क्या मिल रही है जी? बैंक अकाउंट की समरी मिल रही है। इसको बैंक अकाउंट की समरी हो या फिर इसको रिसीट एंड पेमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिसीट एंड पेमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिसीट मीन्स आना और पेमेंट मीन्स जाना, और बैंक की समरी भी वही होती है। कैश एंड बैंक की इकट्ठी समरी हो सकती है जिसको रिसीट एंड पेमेंट बोला जा सकता है। ये दिया हो प्लस आपको कुछ ओपनिंग क्लोजिंग दिए हों। क्या दिए हों? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिए हों, और आपको कह दे कि जनाब क्या बना दें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दें और बैलेंस शीट बना दें। मीन्स एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर दें। तो फिर ये कैसे होगा? आइए जी शुरू करते हैं। तरीकाकार, सबसे पहले क्या बना देंगे? फॉर्मेट बना देंगे। क्या करेंगे? 2 अदद पेजेस के ऊपर आप फॉर्मेट बना देंगे। नंबर 1, एक है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेफ्ट पेज पे आप लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
और राइट पेज पे लिख देंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, यहां पर आप थोड़ी सी हेडिंग बना लेंगे, इधर आने हैं एसेट्स, और जहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं वहां पर जाके आप लिखेंगे फंड एंड लायबिलिटीज। यहां पे इक्विटी अब यूज नहीं होगी, क्या यूज होगा? फंड यूज होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऊपर कंपनी का नाम या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाएगा, एनपीओ जोन सी भी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईयर एंडेड, कौन सा जी दिया गया इस क्वेश्चन में? 31 दिसंबर 2006। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2006। एक कॉलम आपका इसका मुख्तस होगा टोटल के लिए, फाइनल कंक्लूजन के लिए, और इसी तरह से एक फाइनल कॉलम यहाँ पर मुख्तस होगा आपका फाइनल कंक्लूजन करने के लिए। ये कॉलम नहीं है, यहाँ पे वर्किंग करेंगे। यहाँ पर आ जाती हैं आपकी इनकम्स और यहाँ पर आपके आ जाएंगे एक्सपेंडिचर्स। डन। पहला स्टेप आपका ये क्या बनाना है? फॉर्मेट्स बनाना है। दूसरा स्टेप, क्वेश्चन में अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं जी? ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, उनके टी अकाउंट बना देने हैं। क्या कर देने हैं? ओपनिंग क्लोजिंग के टी अकाउंट बना के ओपनिंग क्लोजिंग फेंक देना है उसमें। ये हमें दिए गए हैं 31 दिसंबर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मिस्टर इमाद वाज आल्सो एबल टू असर्टेन द फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31 दिसंबर 2005 का क्लोजिंग, 2006 का क्या बनेगा? ओपनिंग, और ये उसके क्लोजिंग है। क्या कर देने जी? ये बना देने हैं। टी अकाउंट ओपन करें और क्या कर दें? ये सारे चीज़ें टी अकाउंट में। अच्छा, इसको बनाने का तरीकाकार ये हो या आगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो, इन दोनों में लेजेस बनने हैं ढेर सारे। क्या बनने हैं? लेजेस बनने हैं ढेर सारे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में तो इससे भी ज़्यादा लेजेस बनने हैं। तो उसका तरीकाकार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट पेज राइट पेज यूज हो गया। बोलें जी। अब कौन सा पेज यूज करेंगे? चौथा पेज। कौन सा? तीसरा पहले खाली जाने दें। चौथे पेज को आप सेंटर से कर लें हाफ। क्या कर दें? सेंटर से कर दें हाफ। ये चौथा पेज आ गया, फोर्थ पेज। इसको सेंटर से हाफ करें और इसके अंदर ढेर सारे टी अकाउंट बना दें ताकि आपका काम क्या हो? जरा स्पीडीली हो जाए। क्या हो जाए? आपका काम स्पीडीली। ये जस्ट एक एग्जामिनेशन टेक्निक है एंड नथिंग एल्स। टाइम सेविंग टेक्निक है एंड नथिंग एल्स। डन। कौन कौन सा है जी? प्रीपेड रेंट, ओपनिंग 1.25, क्लोजिंग 1.50। क्या मैं 3 सिफर उड़ा लूं? बुरा तो नहीं बनाएंगे? 3 सिफर को राउंड ऑफ कर लें हम। मेरा ख्याल है क्वेश्चन को 3 सिफर पे राउंड ऑफ करके चलते हैं। कोई एक आधा कहीं पे पॉइंट लिखना पड़ा तो लिख लेंगे, अदरवाइज ₹1000 में हम काम करते हैं। यहां पर हमने डिसाइड किया ₹1000 में करना है, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? ₹1000। ओपनिंग आ रहा है मेरे पास 125 और 150 किसका? प्रीपेड रेंट। मैं यहां पर आऊंगा प्रीपेड रेंट, ओपनिंग 1.25, क्लोजिंग 1.50। दीज आर ऑल वर्किंग्स, दीज आर ऑल वर्किंग्स। इसके अंदर फुल फ्लेज नाम लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है वर्किंग्स के अंदर। यहां पर अच्छा सा परफॉर्म कर देंगे। यहां पर
जस्ट वर्किंग्स के तहत छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, पेएबल, बीडी इसका क्रेडिट होता है और सीडी भी इसका क्या होता है, क्रेडिट होता है। गौर से पढ़कर चलना है। कितना कितना है जी, एक 20 और एक 55। ओपनिंग एक 20, क्लोजिंग एक 55। काइंडली खुद देखना है नेचर इसकी डेबिट है या क्रेडिट है। देन सप्लायर्स बैलेंस मींस क्रेडिटर्स, मींस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स या सप्लायर, ये मोस्ट प्रोबेबली कैंटीन के सप्लायर होंगे। क्या होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कैंटीन के क्रेडिटर्स होंगे। बीडी सीडी कितना है जी, 14, 30 और 23, 30, 14, 30, 23, 30। स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली इन्वेंट्री होगी किसकी, कैंटीन वगैरह की। स्टॉक्स 19, 40, 29, 95 स्टॉक। बीडी 19, 40 और कैरेट डाउन है इसका 29, 95, 2995। देन स्टॉक ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी CROCKERY, क्रॉकरी 5, 50, 6, 85, 5, 50, 6, 85। लें जी, ये लिखी गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जी बेटा, यहां पे गलत लिखा गया, क्लोजिंग क्रॉकी का गलत लिखा गया। अच्छा उल्टा लिखा गया, 685 550, ओपनिंग 685 है, क्लोजिंग 550 है। जज़ाकल्लाह बेटा। ले जी, पहला स्टेप क्या किया आपने, फॉर्मेट बनाया। दूसरा स्टेप क्या किया आपने, कोई ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो उसके टी अकाउंट बना दिए। डन। अब आपने आगे चलना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कुछ है थोड़ा सा वो देखते हैं। ये जो कौन सा मर्जी क्वेश्चन हो इस तरीके से आपने कर छोड़ना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ी, 2 फॉर्मेट्स तैयार। क्वेश्चन के अंदर डाटा डायरेक्टली नजर आ रहा है ओपनिंग क्लोजिंग का, ओपनिंग क्लोजिंग टी काउंट के लिए तैयार। आए जी, accounts of executive club are resigned and Mr. Imad has been assigned the task of preparing the accounts for the year ended 31 December 2006. On taking charge, Mr. Imad found that the books had not been written since January. जनवरी से लिखी ही नहीं गई हैं। After searching the available records and discussing various issues with members of management committee, he was able to gather the following information. A member of management committee controls the receipt relating to snooker table charges. एक क्लब है, स्नूकर टेबल के फीस मिल रही है। क्या है जी, फी इनकम। स्नूकर टेबल चार्जेस क्या होंगे, उसकी फीस होगी। विच टोटल 32-25 एंट्री क्या होगी, एंट्री बनाएं जी। अब एंट्रीज बनानी है, अगला काम है डबल एंट्री करने का। या बैंक डेबिट है, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट है कि एंट्री होती है, नवी आई है। हाँ, इसकी इन ये क्या है, मैनेजमेंट कमेटी कंट्रोल्स द रिसीट्स रिलेटिंग टू स्नूकर टेबल चार्जेस। रिसीट्स विच टोटल 32-25 कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। रिसीट्स स्नूकर टेबल के पैसे, उसने कहा कि ये मैं समरी बना रहा हूं, टोटल कितने हुए हैं 32-25 के पूरे साल में मैंने रिसीव किए। डन हो गया जी।
हो सकता है ये बैंक के अंदर भी कहीं ना कहीं पे शायद नजर आ रहे हों, नहीं आ रहे जी, ये पूरा आया नहीं है यार, कॉपी होके शायद। ओरिजिनल सवाल की तरफ आ जाते हैं। ओरिजिनल सवाल भी ऐसे ही है, ओरिजिनल सवाल के अंदर भी मिसिंग आ रहा है। 29/26/309, ठीक है जी, ऐसे ही है जी। बैंक डेबिट या कैश डेबिट कर देंगे और चलें कैश का अकाउंट बना देते हैं हम। क्या कर देते हैं? कैश का अकाउंट बना देते हैं। कैश 32/25 बैंक डेबिट और इनकम किसकी? स्नूकर क्रेडिट। 32/25 इनकम में लिख देंगे स्नूकर फी इनकम। कितना है जी? 32/25। बस यहाँ पर इनर वर्किंग के अंदर ही लिखना है, आउटर पे नहीं लेके जाना हमें, ठीक है जी। एग्जामिनेशन टेक्निक के मुताबिक सारा काम अपने लिए आसानी चाहते हैं तो सारी यहाँ पे वर्किंग्स करनी है। फाइनल कंक्लूजन वाली चीज़ के अंदर ना डायरेक्टली जाइएगा। आगे बढ़े जी, नेक्स्ट क्या चीज़ है जी? Member subscription amounting to rupees 3650 were received during the year. Of these 75 relate to the year 2007. कितनी रिसीव हुए हैं जी? 3650। कहीं पे सब्सक्रिप्शन आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिटर 1940, क्रॉकरी कहीं पे नहीं आ रहा। बोले जी, ओपनिंग क्लोजिंग नजर तो नहीं आया। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट? अब बोल रहे हैं और एंट्री बनाएं। आप एंट्री बनाएं, मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू रुपीज 3650 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट क्रेडिट। अच्छा आगे, पुत्र जी एक ही लफ्ज लिखा है, रिसीव्ड की एंट्री क्या पढ़ाई थी? कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है जी। जो भी कैश आया, जितना भी आया वो लिख दिया। 3650 कैश डेबिट, कैश इधर आ जाएगा 3650 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट 3650। कहता है इसमें 3650 में ऑफ दीस 75 रिलेटेड टू 2007। इसका मतलब क्या हुआ? इन एडवांस 75 रुपए आए हैं अगले साल से रिलेटेड। तो क्या कर दो इसको, इसको क्या बना दो? इसका सीडी बना दो। कितना? 70 इन एडवांस, अगले साल से रिलेटेड है। क्या करेंगे? इस साल का क्या बना? ये सीडी बना। 70 है 75 है? 75 है, सॉरी 75 है। अगले साल से रिलेटेड मींस अगले साल में जाके इसने इनकम बनना है। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन है, सीडी की इंफॉर्मेशन है। एंट्री कौन सी हो गई? फॉर द ईयर की। आगे चलें जी, नेक्स्ट। Rupees 3000 had been donated for a new building and this sum is to be credited to building reserve account. एक हिसाब से एक रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आई है। क्या है? रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आई है। फॉर व्हाट? फॉर द बिल्डिंग।
फॉर द बिल्डिंग। कितनी है? 3000 हैड बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग। मेरे पास आए हैं और ये किसके लिए है? रेस्ट्रिक्टेड फंड है। कौन सा? बिल्डिंग का। एंट्री बैंक डेबिट या कैश डेबिट और रेस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट। कौन सा? बिल्डिंग का। कितना? 3000। इसको मैं डायरेक्टली किस में ले जाऊंगा? फंड में ले जाऊंगा। फंड किधर लिखा हुआ जी? यहां पर रेस्ट्रिक्टेड फंड बिल्डिंग। यहां पर नहीं जाएगा, ये जाएगा डेफर्ड लायबिलिटी में। कहां पे जाएगा? डेफर्ड लायबिलिटी। नए नॉलेज के मुताबिक बताऊंगा बाद में, सब्र करो, अमन करो। कैश डेबिट और रेस्ट्रिक्टेड फॉर बिल्डिंग। क्या IAS 20 पढ़ा? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट पढ़ा है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के अंदर अगर हमें ग्रांट मिलती थी तो क्या करते थे? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, वो भी डेप्रीशिएबल हो। क्या फ्यूचर में इसने डेप्रीशिएट होना है जब बिल्डिंग बन जाएगी? और जब वो बिल्डिंग बनेगी तो उससे रिलेटेड जोन सी भी इनकम आई होगी, उसको क्या करेंगे? उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और एंट्री बनाते थे डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। यही करते होते थे। वही काम यहाँ पे करना है, वही काम यहाँ पर करना है। लिहाजा ये रेस्ट्रिक्टेड फंड की एंट्री जो होगी ये बनेगी डेफर्ड लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग बन जाएगी तो तब इसके पैसे निकालेंगे और ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी डेप्रीसिएशन होगी। कितनी आ गई? 3000। कुछ पुराने सॉल्यूशंस एज इट इज़ भी रखे गए होंगे। इस वक्त नया नॉलेज चल रहा है। इस वक्त क्या चल रहा है? नया नॉलेज। पुराने नॉलेज के मुताबिक हो सकता है बुक के सॉल्यूशन में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो गया होगा, वो यहाँ पे लिखा गया होगा। ठीक है जी, ये न्यू नॉलेज के मुताबिक है, एज पर न्यू स्टैंडर्ड, न्यू ASNPO स्टैंडर्ड। अल्लाह करे मुकम्मल हो ही जाए क्वेश्चन, लगता नहीं है। क्लब प्रोवाइड्स सर्टन सर्विसेज ऑन विच अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल इज अर्नड। सर्टन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिस पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% ऑन सेल्स। स्टॉक एंड परचेज रिलेटेड टू दीज सर्विसेज। क्लब की कैंटीन वगैरह से ही रिलेट करती है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल्स एज एट 1 जनवरी 2006 वाज 4900। क्या कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है ओपनिंग की? बोलें जी। स्नूकर टेबल्स कितने की हैं? 4900। आप क्या करेंगे? एक और अकाउंट बना देंगे स्नूकर टेबल की कैरिंग अमाउंट 4900 आ गई इसकी BD। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ द टेबल्स वाज 9000। होती रहे हमारी बिला से हमें क्या मिल गया है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मिल गया। तो हमारे लिए तो ज़्यादा आसानी है कि हम इसे किसके ऊपर ही बना दें? कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही बना दें, बुक वैल्यू के ऊपर। मैंने कहा था आपको ये बुक वैल्यू वाला जो है लेजर, ये फ्यूचर में जाके क्या होगा? यूज़ होगा। याद है ना? एसेट अकाउंट ऑन बुक वैल्यू। टेबल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2006। मुझे लग गई, कोई डेप्रीसिएशन एडिशन की नहीं।
10% डिपॉजिट ऑन द न्यूली एक्वायर्ड टेबल्स वाज पेड ऑन 1 नवंबर 2006। वाओ, इंफॉर्मेशन अच्छी है। बैलेंस इज पेएबल इन जनवरी 2007। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच टेबल इज 6 ईयर विच विद नील स्क्रैप वैल्यू। ओ गुड हो गया जी, मजेदार इंफॉर्मेशन है ना। क्या भी यूज कर सकते हैं या इसे पेंडिंग किया जाए? थोड़ा सा क्या किया जाए, पेंडिंग किया जाए। ये वाली इंफॉर्मेशन की है ऊपर एंट्री पास नहीं की जा सकती। इसको क्या कर लोगे, एनसर्कल करके रख लोगे। इसको भी नहीं यूज किया, इसको भी नहीं यूज किया, बस पहली 3 इंफॉर्मेशन की एंट्रीज हमने अभी पास की हैं। आगे बढ़े। सबसे आसान वैसे तरीका ये है कि टी अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, टी अकाउंट बनाओ। कोई बैंक या रिसीट एंड पेमेंट आ रही है तो बैंक या रिसीट एंड पेमेंट का डाटा उठाओ, उसकी एंट्रीज करना शुरू कर दो। डन। अब एंट्री बताओ ये क्या है, इसकी एंट्री क्या होगी? ओपनिंग की तो एंट्री नहीं होगी ना, 198,500 की। और क्या ये वाला लेजर दोबारा से बैंक का बनाना की जरूरत है यहां पे या नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। बस ख्याल रखना है यहां पर से डाटा सीडी उठाकर हमें यहां पर लिखना होगा। बताएं जी इसकी एंट्री। बैंक डिपॉजिट्स कंप्राइजिंग ऑफ रिसीट फ्रॉम स्नूकर टेबल, चार्जेस, स्नूकर टेबल चार्जेस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड कैटरिंग सर्विसेज। ये क्या चीज है? बैंक डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। 26,160.5 कैश क्रेडिट कर देंगे, 26,160.5 और बैंक में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। और डन है। एंट्री यही होगी ना बैंक डिपॉजिट की, बैंक डेबिट और कैश। यहां से कोई ना कोई बैलेंसिंग चीजें आ जाएंगी हमारे पास, जो उसने बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज आई है। रिसीट फ्रॉम स्नूकर टेबल आ गई है, स्नूकर टेबल की, ये स्नूकर टेबल। और क्या चीज आई है? क्या सब्सक्रिप्शन भी आ गई है? डोनेशन आई है? अभी डोनेशन नहीं आई। कैटरिंग सर्विसेज की आई है? नहीं आई। तो आ जाएंगी, अभी किसी ना किसी तरीके से आ जाएंगी, यहां कहीं से निकल कर आ जाएंगी। डन। बैलेंसिंग मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अब आगे चलो, रिसीट साइड मुकम्मल हो गई, इसकी पेमेंट साइड। इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है, एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। चाचा असलम वाली एंट्री पास कर देनी है। क्या कर देनी है? चाचा असलम वाली एंट्रीज पास कर देनी है। मींस हर चीज जोन सी भी पेमेंट होगी क्या लिख दो, एक्सपेंस में लिखते चले जाओ। क्या लिखते चलाओ? एक्सपेंस में लिखते चले जाओ, आंखें बंद करके, टेंशन लेस हो। और ठीक है, क्या करूं जी? इंश्योरेंस कितनी है जी? 90। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, रेंट एंड रेट्स 1480। रेंट एंड रेट्स 1480 डेबिट, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी 735, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 735। नेक्स्ट, परचेजेस 18,155, इसकी एंट्री क्या होगी? एक वर्ड लिखें अपने पास, एक चीज लिखें, पेमेंट फॉर परचेजेस लिखें। पेमेंट फॉर परचेजेस का मतलब क्या है? ये पेमेंट ही है ना? और बोलो जी, ये क्या है बच्चों? ये पेमेंट है। लिखो, पेमेंट फॉर परचेजेस मींस पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट फॉर परचेजेस मींस पेमेंट टू क्रेडिटर। इसकी एंट्री फिर क्या बनेगी? क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट 18,155।
क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। डन हो गया। 18,155 18,155 क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। और लिख लिया है। पेमेंट फॉर परचेजेस का मतलब क्या है? पेमेंट टू क्रेडिटर। कम्युनिकेशंस, ये कम्युनिकेशंस क्या होती है जी? टेलीफोन के चार्जेस और इस तरह की चीज़ों के चार्जेस, कोरियर चार्जेस, ये वो कम्युनिकेशंस। 92.5 कम्युनिकेशन एक्सपेंस डेबिट, कम्युनिकेशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना था? 92.5। 3 सफर खत्म करके हम चल रहे हैं। नेक्स्ट, विदड्रॉल्स, इसकी एंट्री क्या होती है जी? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। वेल डन। विदड्रॉल्स, ए ड्राइंग्स नहीं है थोड़ी मेहरबानी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ड्राइंग्स वो वाली नहीं होंगी। ये पैसा निकलवाया। विदड्रॉल्स क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। 4332.5। कैश का अकाउंट नहीं बन रहा हमारे पास यहां पे। कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। विदड्रॉल्स क्या था? 4332 था। दोबारा से जाके देख लेते हैं जी। 4232 4232.5। और खुद ब खुद उधर बैलेंसिंग होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? आहिस्ता आहिस्ता एंट्रीज करते जाओगे, बैलेंसिंग होता चला जाएगा। 10% डिपॉजिटेड ऑन न्यू स्नूकर टेबल। ऊपर आया था स्नूकर टेबल। और बोलो जी, 10% क्या किया आपने? डिपॉजिट दिया है, एडवांस दिया है। कब? नवंबर में। कब? नवंबर में। तो हम कह सकते हैं एडवांस फॉर फिक्स एसेट या एडवांस फॉर स्नूकर टेबल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना है जी? 130। तो एक नया अकाउंट बना देते हैं एडवांस का। एडवांस फॉर स्नूकर टेबल 10% है। डेबिट और बैंक क्रेडिट 130। 130 एडवांस डेबिट और बैंक क्रेडिट। और फिर आ गई हमारे पास CD 1444। ये किसका है जी? बैंक का CD। बैंक का CD यहां पर आ जाना चाहिए है। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट? करंट एसेट उसका आखिरी बैंक का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है 1, इधर ही लिख देते हैं 1444 का। ऐसे तो बहुत सारे यहां से आ सकते हैं। क्या मैंने रिसीट एंड पेमेंट को क्लोज कर दिया? बैंक या रिसीट एंड पेमेंट या बैंक? लें जनाब, आगे क्या लिखा हुआ है? अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर पेड फ्रॉम पैटी कैश हो या कैश हो, बात क्या है? एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इज एज फॉलोस। ग्लासेस एंड क्रॉकरी 430 की आपने इसकी पेमेंट की है। क्रॉकरी का मेरे पास क्या आ रहा है? एक अदद स्टॉक भी आ रहा है। इसका मतलब है मजीद क्रॉकरी ली जा रही है। क्या हो रही है? मजीद क्रॉकरी ली जा रही है। क्रॉकरी डेबिट और कैश क्रेडिट। 430 से क्रॉकरी डेबिट और कैश क्रेडिट 430 क्रॉकरी। अब एंट्रीज, डबल एंट्रीज करते चले जाना है। क्या करना है? डबल एंट्रीज बनाकर करते चले जाना है। जहां जहां पर भी डबल एंट्री मिले वो डबल एंट्री बनाते जाना है। जहां जहां पर डबल एंट्री मिले वो बनाते जाना है। आप
ऐसे करोगे तो फिर भी आ जाएगी, फिर भी सीधा हो जाएगा, टेंशन ही नहीं। इधर करें या उधर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं बाद में कर दिखा दूंगा आपको, ठीक है जी। इधर करें या इधर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर इंश्योरेंस नवे लिखी है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इधर कर दो, किधर गया इंश्योरेंस, कहीं पे यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रहा है। रेंट इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इधर लिख दो तो भी ठीक है, इधर लिख दो तो भी ठीक है। इधर लिखने का फ़ायदा क्या है? इधर लिखने का फ़ायदा ये कि एक दफ़ा ये वाला एक्सपेंडिचर सामने आया तो लिखा गया है, इस फेस के ऊपर कुछ ना कुछ आ गया है, और चाचा असलम वाली एंट्री भी बन गई है। जैसे हम चाचा असलम वाली एंट्री बनाते हैं और फिर एक करेक्शन ऑफ एंट्री करके लेकर आते हैं, वो वाला काम भी हो गया। वेजेस 1975, वेजेस 1975, वेजेस कहाँ पे जानी चाहिए? यहाँ पर 1975 वेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट 1975 वेजेस। नेक्स्ट सन्ड्री क्लब एक्सपेंसेस 290, क्लब एक्सपेंसेस 290 डेबिट, कैश क्रेडिट। आगे चलो, रिपेयर टू स्नूकर इक्विपमेंट, रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट 510, रिपेयर 510 डेबिट, कैश क्रेडिट 510 रिपेयर। मिस्टर इमाद आल्सो ओपनिंग क्लोजिंग, आखिरी एक एडजस्टमेंट, द क्लब हैज़ फाइडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। ये फाइडेलिटी क्या होता है जी? टू बी रिमेन फेथफुल। फाइडेलिटी क्या होता है जी? टू बी रिमेन फेथफुल। और वहां पर कोई कैशियर वगैरह होगा, कोई बंदे होंगे जिन्होंने कैश, अक्सर आप होटल में जाते हैं तो क्या होता है, वही वाले बंदे ही पैसे रिसीव कर रहे होते हैं, ऐसे ही है जो टेबल के ऊपर होते हैं। तो वो अगर पैसा लेके भाग जाए तो फिर टू बी रिमेन फेथफुल होना, तो पैसे काट लेते हैं ऐसी। एंड एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी। ठीक है, अगर कोई लेकर भाग जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 मिलियन मिल जाएगा। 1 मिलियन तक हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है कि यहां से अगर मिस अप्रोप्रिएशन आ जाएगी तो क्या होगा? पैसे 1 मिलियन तक रिसीवेबल है। डन? अच्छा, अब टाइम बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा अगला स्टेप मैं बता देता हूं, बाकी का काम कल ही हो सकता है इसके ऊपर। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जितने एक्रूअल के अकाउंट्स हैं, क्या है? एक्रूअल के अकाउंट्स हैं, उनको क्लोज कर दो। क्या कर दो? क्लोज कर दो। मसलन प्रीपेड रेंट है, इसका लिंक किसके साथ है? एक्सपेंसेस के साथ है। किसके साथ है? यहां पर एंट्री डेबिट साइड पे लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग की जाए तो डेबिट कितना? 25। अगर ये डेबिट होगा तो एक्सपेंस क्या होगा? और बोलो जी, एक्सपेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये डेबिट तो एक्सपेंस क्रेडिट, और डेबिट में क्रेडिट लेस होता है, ऐड होता है? और बोले डेबिट में क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है, तो -25। ऐसे बस डील करना है। क्या करना है? ऐसे डील कर देना। अगली चीज इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, क्या चीज है जी? ये क्या हो रहा है? 35 क्रेडिट है, 35 बन रहा ना। अगर ये क्रेडिट है तो एक्सपेंस क्या होगा? अब बोलो डेबिट, और डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है। बस ये काम करना है, +35। सब्सक्रिप्शन, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट कितनी हो जाएगी फिर? 36 50 में से 75 गए, 35 75, ये डेबिट और इनकम क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट कितनी बनी? 35 75। स्नूकर टेबल, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कहानी है। क्रेडिटर, क्या इन्वेंट्री लेंगे? परचेजेस की एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ये इसके साथ आएगी। स्नूकर स्टॉक, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, यहां से एंट्री बनेगी और इधर आएगी, यहां से एंट्री बनेगी इधर आएगी। जरा बनाएं, जरा कुछ तो काम हो जाएगा। $19,055 एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, बिल्कुल परपेचुअल सिस्टम की तरह से वर्किंग कर देंगे आप। 19,055 यहां पर से यहां पर आया और यहां पर से आएंगे क्या नाम है, इन्वेंट्री यूज्ड, या फिर इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं कि कितनी हमने स्टॉक बेचा, या बैलेंसिंग आएगा। घुमा फिरा के आएगा, ऐसे ऐसे घूम फिर के करना पड़ेगा डबल एंट्रीज के जरिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खपा डेबिट सज्जा क्रेडिट नहीं करेगी। इतनी डेप्थ क्यों है? बच्चे फेल नहीं करने यार, ये डेप्थ कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, नथिंग एल्स। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस आसान था, फाइनल काउंट, हाँ फाइनल काउंट आसान था ना, वैसे ही आसान ये है। कितना है जी? 18,000। ये 18,000 क्या हो गया? बिक गया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यहां पर कुछ बोला है उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड। द क्लब प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विसेज ऑन विच अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स इज अर्न्ड, स्टॉक एंड परचेजेस रिलेट टू दीज सर्विसेज। अब आपकी क्या चीज आई है? कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है, और आप यहां पर एक छोटा सा अकाउंट बना देंगे, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और जीपी। ये कितनी आई है? 18,000, और आपका फार्मूला ऑन सेल दिया हुआ है, मार्जिन का फार्मूला C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। मैंने आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? हाँ पढ़ाया है, मुझे याद है। ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो? C डिवाइड बाय 1 माइनस R, 18,000 तकसीम 1 माइनस 0.2, यहाँ से आप सेल्स निकाल लेंगे। 18,000 तकसीम 1 माइनस 0.2, 22,500। इसका मतलब है 4,500 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। एंट्री इसकी क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 22,500 से। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये दूसरी एंट्री आ गई। और प्रॉफिट 4500 आपका इनकम में चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल, डबल एंट्री यहां पर आपने छोड़ दी, वहां पर
गया काम, मिसिंग चीज़ फिर फाइंड नहीं होगी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये वाला सेल्स क्या उधर लिखी हुई थी, ये 26,160 किस में से आया है, किधर गया? बैंक डिपॉजिट कंप्राइजिंग ऑफ रिसीट फ्रॉम स्नूकर टेबल पहले से ही आ गया हुआ था, चार्जेस सब्सक्रिप्शन भी आ गया हुआ था, डोनेशन एंड कैटरिंग सर्विसेज, कोई डोनेशन का भी पहले से शायद आ गया हुआ है या नहीं आया हुआ? डोनेशन किधर है? कहीं और होगी, कहीं डोनेशन का पॉइंट छोड़ दिया था हमने, किधर आया? Carrying value of snooker tables at this, the cost of tables, this table required during the year were installed on 31 December. This 10% deposit on newly acquired tables was paid on this. Balance is payable in January. The expected life of each table is 6 years. ये तो टेबल से रिलेटेड है ना कहानी। कैटरिंग सर्विसेज का हो गया, ये है 3,000 has been donated for a new building and this sum is to be credited to building reserve account. 3,000 डेबिट, कैश डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया। हमने किधर लिखा है? अच्छा, ये कैश लिख दिया था, ये लिख दिया था, ये 3,000 यहाँ पर आना था। कैश डेबिट और डोनेशन क्रेडिट, यस ये वाला, ये 3,000 ये कैश यहाँ पर लिखा जाना था। अब बैलेंस जो बचेगा वो मिस एप्रोप्रिएशन होगा, जिसमें से 1,000 क्या होगा? रिसीवेबल होगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और बाकी का एक्सपेंस में चला जाएगा। घूमी फिरी हुई चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा और फिर बात बनेगी। कोई बात नहीं, आज मुकम्मल नहीं हुआ, कल कोई और क्वेश्चन करेंगे, आपको इस चीज़ की समझ लग जाएगी, फिर घर में बैठ के आप इसको क्या कर लेंगे? बाकी का परफॉर्म कर लेंगे। आज अभी पुराने ही अर्निंग पर शेयर करें, उसके बाकी के क्वेश्चंस करें और इसको बस मुकम्मल करने की जिस हद तक कोशिश होती है उस हद तक कोशिश करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।